हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक अनदर चाइनीज़ ट्रैवलर है जिसका नाम है इत्सिंग। इससे पहले हम लोग वेनसांग के बारे में पढ़ चुके हैं और फाहियान के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। एक चाइनीज़ ट्रैवलर और है सुन्यू, उसके बारे में भी देखेंगे। अगर हम इनका ऑर्डर देखेंगे तो सबसे पहले जो आया था फाहियान आया था, उसके बाद वेनसांग से भी पहले एक अनदर चाइनीज़ ट्रैवलर आया जिसका नाम था सुन्यू, उसके बाद फाहियान और फिर लास्ट में आपका इत्सिंग। इस तरीके से इनकी कई बार कॉर्नोलॉजी पूछती है, वो लास्ट में मैं लिख दूँगा। इत्सिंग के बारे में एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि जो इत्सिंग था, जैसे अगर हम देखें वेनसांग को तो वो लैंड रूट से आया, लैंड रूट से वापस गया। फाहियान को अगर हम देखें तो वो लैंड रूट से आया बट सी रूट से वापस गया। बट ये पहला चाइनीज़ ट्रैवलर था जो सी रूट से आया और सी रूट से ही वापस गया। और इसका जो पर्पस था, मेन जो पर्पस था एक्चुअल में, जो विनय पिटक है यानी कि जिसमें बुद्धिस्ट मठ के रूल्स एंड उनकी स्टडी करना इसका मेन पर्पस था, क्योंकि जो चाइनीज़ प्रैक्टिसेस थी वहाँ पे कुछ अलग प्रैक्टिसेस थी और इंडिया में अलग प्रैक्टिस थी। तो इसने भारत के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताया है, उतना ही बताया जितना पुराने जो ट्रैवलर वेनसांग वगैरह थे उनके बारे में। हालांकि उनका जो ट्रैवलिंग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हमें वहाँ भारत की सोसाइटी पॉलिटी वगैरह के बारे में पता चलती है। लेकिन ये नालंदा में 10 साल रहा, लेकिन इसका जो मेन फोकस था वो बुद्धिस्ट टीचिंग्स की स्टडी करना था, इसलिए इसने बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं लिखा। लेकिन जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इत्सिंग के बारे में। तो जैसे अगर हम देखें, इत्सिंग की जो बर्थ हुई थी वो 635 के आसपास हुई थी और 713 यानी कि 79 ईयर की एज में इसकी डेथ हुई चाइना में जाके। इसके रिलीजियस जो टीचर थे वो सान्यू थे, जिनसे इसने धम्म की शिक्षा ली, और धम्म यानी कि बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। उसके बाद इसने जो बुद्धिस्ट टीचिंग्स थी उनकी स्टडी करना स्टार्ट किया, लेकिन उसमें इसको कुछ प्रॉब्लम दिखी, तो फिर इसने सोचा कि मैं भी इंडिया में विजिट करता हूँ। एक कहानी ये भी है कि जब वेनसांग की फ्यूनरल सेरेमनी यानी कि अंतिम संस्कार चल रहा था तो वहाँ भी ये मौजूद था, और फिर उसी से इसने प्रेरणा ली कि मुझे भी भारत में जाना चाहिए। और उस समय आपको पता है कि भारत ज्ञान का केंद्र था, नालंदा की मतलब पूरे विश्व में विख्यात था और हर कोई वहाँ पे पढ़ना आना चाहता। तो इसने भी सोचा कि मुझे भी वहाँ पे स्टडी करनी है। लेकिन उस समय तक क्या था कि जो सी रूट था वो काफ़ी अच्छा डेवलप हो चुका था, जिसको बाद में मैरीटाइम सिल्क रूट बोला। तो इसने सोचा कि हम उसी तरीके से उसी से यात्रा करें। तो इसने क्या करा, जो चाइना उस समय तांग डायनेस्टी वहाँ पे, तो कैंटन बंदरगाह से इसने 671 में अपनी यात्रा को स्टार्ट किया। उसके बाद ये पहुँचा इसी रास्ते से, यहाँ पे एक एम्पायर था जिसको सुमात्रा बोलते हैं, सुमात्रा आइसलैंड, जावा सुमात्रा जहाँ इंडोनेशिया है, सुमात्रा, वहाँ पे एक एम्पायर था श्रीविजय एम्पायर। तो श्रीविजय एम्पायर के बारे में कहते हैं कि ये जो बुद्धिस्ट, अभी श्रीविजय एम्पायर का बार बार जिक्र आएगा जब चोलाओं के बारे में पढ़ेंगे, इंपीरियल चोलास के बारे में, पालास के बारे में, तब वहाँ पे आएगा। एक बहुत बड़ा एम्पायर था, इन्होंने बुद्धिज्म, महायान बुद्धिज्म, हीनियान बुद्धिज्म, सभी को इन्होंने सपोर्ट किया और हिंदुज्म को भी सपोर्ट किया। अच्छे रूलर्स थे, एक सेक्युलर पॉलिसी को अपनाया। तो यहाँ उस समय बुद्धिज्म काफ़ी फला फूला था। तो कहते हैं कि जो इत्सिंग था वो यहाँ पे रुका और वहाँ यहाँ पर रह के, सुमात्रा में रह के यानी कि श्रीविजय एम्पायर में रह के इसने थोड़ी बहुत संस्कृत सीखी, संस्कृत लैंग्वेज सीखी। संस्कृत के साथ साथ यहाँ की एक लोकल जो लैंग्वेज थी जिसको मलय बोलते थे, मलय या मलाया, उस लैंग्वेज को भी इसने सीखा। उसके बाद ये इसी रास्ते से आगे अंडमान निकोबार होते हुए मलक्का स्टेट को क्रॉस करते हुए यहाँ पे पहुंचा ताम्रलिप्ति। कहते हैं कि ताम्रलिप्ति में इसने 3 ईयर्स बिताए थे, 3 साल बिताए थे। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था शायद किसी वनडे एग्जाम में, आरआरबी में शायद, कि इसने कहाँ पे 3 साल बिताए थे, तो ताम्रलिप्ति में बिताए थे। उसमें फाहियान भी ऑप्शन था। फाहियान ने जो 3 साल बिताए थे पाटलिपुत्र में, फाहियान ने संस्कृत को जो सीखा था वो पाटलिपुत्र में सीखा था। इसने थोड़ी बहुत संस्कृत यहाँ पे सीखी, फिर इसने 3 साल यहाँ पे बिताए, यानी कि 673 में ये यहाँ पे पहुँचा था और 673 से 676 तक वो यहीं पर रहा और यहाँ पे इसने संस्कृत सीखी। उसके बाद इसने नालंदा, मतलब नालंदा के लिए अपना प्रस्थान रखा, क्योंकि नालंदा उस समय ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग था, वहाँ जाना चाहता था। लेकिन उससे पहले इसने बहुत सारे जो बुद्धिस्ट प्लेसेस थे उनको भी विजिट किया। रास्ते में कहते हैं इसको लूट का भी सामना करना पड़ा, लूटरों ने उसका सामान भी लूट लिया और इसको पहले से वार्निंग दी थी, लेकिन फिर भी इसने उसी रास्ते को फॉलो किया और वापस आते वक्त भी ये इसको लूटा, लेकिन लूटने वाले ही थे, लेकिन ये बच चुका था। यानी कि जाते वक्त और आते वक्त, इससे हमें पता चलता है कि उस समय शायद लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं था, जबकि फाहियान और वेनसांग भारत के जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं। तो इस तरीके से ये नालंदा में पहुंचा और नालंदा में इसने फिर 10 साल के करीब स्टडी करी। और मैंने बताया था कि विनय पिटक पे ज़्यादा इसका फोकस था, और वहाँ से फिर ये 685 में वापस ताम्रलिप्ति आया, फिर इसी रास्ते से यहाँ पे गया। श्रीविजय में दोबारा रुका कुछ टाइम के लिए,
और वहाँ पे इसने अपने साथ जो भी बुक लेके गया था, जिनको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, करीब 400 करीब ले गया था, उनका इसने मैंडारिन में ट्रांसलेशन किया। इस तरीके से ये इसकी हिस्ट्री है। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो अभी आपको ध्यान रखना है, ही वॉज द फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर टू विजिट इंडिया थ्रू सी रूट। तो ये अकेला चाइनीज ट्रैवलर था जिसने सी रूट से भारत को ट्रैवल किया था। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई 4 जो रूलर्स हैं जिनका कई बार क्रोनोलॉजी आपसे पूछ ली जाती है। जो पहला था, अगर हम देखें तो फाहियान था, फाहियान था। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आया वो सुंगयुन आया, सुंगयुन। तीसरा जो था वो आपका ह्वेनसांग था, ह्वेनसांग। इनका ऑर्डर है। और फोर्थ नंबर पे है वो आपका इत्सिंग, इत्सिंग। तो जैसे मैंने फाहियान के बारे में बताया कि ये आया तो लैंड रूट से आया था, लेकिन जब वापस गया तो ये सी रूट से गया। सुन युंग तो ऐसे जो मेनली वो गंधार रीजन यानी कि अफगानिस्तान वाले रीजन में था, तो ये भी लैंड रूट से और फिर वहीं से वापस चला गया, ज़्यादा ये यहाँ पे रुका नहीं। ह्वेनसांग के बारे में बोलते हैं कि ये लैंड रूट से आया और लैंड रूट से ही वापस गया था, वापस भी ये लैंड रूट यानी कि जमीनी रास्ते से गया था। और ये जो इत्सिंग था सी रूट से आया, सी रूट से, और सी रूट से ही वापस चला गया। तो ये इनकी क्रोनोलॉजी है। अगर हम देखें जैसे फाहियान जब इंडिया में आया था तो इसने अपनी यात्रा को स्टार्ट किया था 319 में, 15 साल रुका, 414 के आसपास तक ये यहाँ पे रुका। सुंगयुन के बारे में बोलते हैं कि इसने 515 में अपनी यात्रा स्टार्ट करी, 520 में ये वापस पहुंचा, तो लगभग 5 साल, 518 के आसपास यहाँ पे था। ह्वेनसांग के बारे में अगर हम देखें तो इसने जो अपनी यात्रा स्टार्ट की थी 629 में और ये 645 में लौटा था। इत्सिंग के बारे में हम देखें तो इसकी यात्रा काफ़ी लंबी थी। इसने जो अपनी यात्रा स्टार्ट करी कैंटन से 671 में और लौटा जब ये चाइना तो 695, तो उसमें से लगभग 10-12 साल ये भारत में रहा और उसके अलावा इसने श्रीविजय एम्पायर में भी अपना काफ़ी समय बिताया। तो पूरे साउथ ईस्ट एशिया की हिस्ट्री के बारे में इसने लिखा है। हालांकि इत्सिंग के अकाउंट को ह्वेनसांग और फाहियान की तुलना में थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दी जाती है, बट फिर भी इम्पोर्टेंट ट्रैवलर था जिसने भारत के बारे में उसमें 7वीं शताब्दी के बारे में काफ़ी कुछ लिखा। तो हम देखते हैं कि इसने क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो जैसे मैंने बताया था कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि जो बुद्धिज़्म इंडिया से ही चाइना गया था, मध्य एशिया होते हुए फिर उसके बाद चाइना, आगे मंगोलिया, फिर जापान, ऐसे करके, तो वहाँ पे जो प्रैक्टिस थी यानी कि वहाँ पे जो बुद्धिस्ट प्रैक्टिस थी और भारत की जो प्रैक्टिस थी उसमें कुछ डिफरेंस था। तो इसका क्या पहला जो पर्पस था कि भाई उन प्रॉब्लम्स या जो जहाँ पे मिस्टेक्स हैं उनको रेक्टिफाई करना, जो भी वहाँ की प्रैक्टिस है, क्योंकि इंडिया से ओरिजिन हुआ था तो इंडिया में ओरिजिनल प्रैक्टिस होगी। और दूसरा इसका क्या था, जो विनय पिटक है यानी कि जो खासकर बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसमें जो विनय पिटक है उसकी अच्छे से स्टडी करना और उसका ट्रांसलेशन करना, उसको मैंडारिन में ट्रांसलेट करना, जिससे कि वहाँ के लोग उसको समझ पाए। क्योंकि विनय पिटक मैंने बताया भी था कि बुद्धिस्ट मठ के रूल्स एंड रेगुलेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन चाइनीज बुद्धिस्ट प्रैक्टिस एंड इंडियन बुद्धिस्ट प्रैक्टिस एंड ट्राई टू रिफॉर्म द मिस्टेक्स इन चाइनीज प्रैक्टिसेस। और दूसरा था स्टडी ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट स्पेशली विनय पिटक एंड ट्रांसलेट इनटू मैंडारिन लैंग्वेज यानी कि चाइनीज लैंग्वेज में। और इसने ऐसा किया भी, जितनी भी ये बुक लेके गया था अपने साथ मैन्युस्क्रिप्ट लेके गया था, इसको इसने जब ये श्रीविजय एम्पायर में रुका तो वहाँ पे इसने इसको ट्रांसलेट किया। इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे कि इसने श्रीविजय एम्पायर के बारे में क्या लिखा। श्रीविजय एम्पायर मैंने जैसे बताया था कि 7th सेंचुरी में काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बुद्धिज्म वहाँ पे फ्लरिश कर रहा था। और जो वहाँ पे डायनेस्टीज थी, हालांकि वो एक रिलीजियस टॉलरेंट डायनेस्टी थी, वहाँ पे बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुज्म, महायान, हीनयान सभी लोग प्रॉस्परस कर रहे थे। लेकिन वो एक बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर का एक बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था। वहाँ पे कहते हैं कि ये रुका और वहाँ पे इसने मलाया भी सीखी और थोड़ी बहुत संस्कृत भी सीखी, क्योंकि भारत में अगर ये आता और नालंदा में पढ़ता तो उसको संस्कृत की नॉलेज होनी चाहिए थी। वापस जाते वक्त भी ये श्रीविजय में रुका काफ़ी लंबे टाइम तक और वहाँ पे वो जितनी भी बुक्स लेके गया था, अराउंड 400 के करीब बुक लेके गया था, वो उसने उसको ट्रांसलेट करवाया मैन्युस्क्रिप्ट्स को। इस तरीके से आते वक्त और जाते वक्त वो श्रीविजय में रुका, करीब काफ़ी समय उसने श्रीविजय एम्पायर में गुजारा और वहाँ पे उसने ट्रांसलेट ये सारी बुक्स को किया और वहाँ पे उसने संस्कृत और मलयाली भी सीखी। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो श्रीविजय एम्पायर था उसने भी इसको काफ़ी सपोर्ट किया। अब इंडिया के बारे में क्या बता रहे हैं, तो इंडिया के बारे में जो बातें फाहियान और ह्वेनसांग ने बताई थी लगभग वही है। भारत की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी अच्छी थी भारत की। जैसे
ह्वेनसांग ने बताया था कि भारत के लोग अच्छी लाइफ जीते थे, खान पान अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। तो ये सब उनके बारे में बता रहे, लेकिन इसने यूनिक जो चीज़ बताई है वो है कि भारत में बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, यानी कि जो औषधि पौधे हैं उनके बारे में बताया। तो खान पान, रहन सहन, पहनावा, ये तो सब पता है, लेकिन मेडिसिनल प्लांट की भी इसने अच्छी खासी लिस्ट दी है। इससे पता चलता है कि भारत में लोग ऐसे मेडिसिनल प्लांट को यूज़ करते हैं। आज भी अगर आप चाइना में देखोगे तो वहाँ एलोपैथी कम यूज़ की जाती है। मेडिसिन, जो मेडिसिन है वहाँ पे अक्सर आयुर्वेद, इन्हीं सब का यूज़, होम्योपैथी, इन्हीं सब का यूज़ करके वहाँ पे लोग अपने आप को ठीक करते हैं। तो ये शायद नॉलेज भारत से ही वहाँ पे गया होगा। और इसने अदर मॉन्क्स के बारे में भी लिखा है जो भारत में आए थे, जैसे फाहियान, ह्वेनसांग, और भी जो मॉन्क्स थे जिन्होंने नालंदा में पढ़ाई करी, विक्रमशिला में पढ़ाई करी, तो उनके बारे में भी इसने अपनी जो बुक है, अपने जो अकाउंट्स है उसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। तो ये था इंडिया के बारे में उसने जो भी चीज़ें लिखी थी। अब हम आगे देखते हैं ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति में जैसे मैंने बताया 3 साल रुका, और 3 साल वहाँ पे उसने काफ़ी संस्कृत और बुद्धिस्ट जो ग्रंथ थे उनका अध्ययन किया, क्योंकि इसको नालंदा जाना था। तो उसने सोचा कि भाई मैं संस्कृत पहले सीख लूँ। फिर ये रास्ते से गया था, हो सकता है कि ये ऐसे रास्ते से गया हो थोड़ा सा जिसमें जंगल वगैरह पड़ता, तो रास्ते में इसको लूट लिया, इसका सारा सामान वगैरह लूट लिया था, बड़ी मुश्किल से बचा। और आते वक्त भी इसको, जैसे मैंने बताया, लूटा था। बट ये जितने भी बुद्धिस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे सब में गया, और अल्टीमेटली नालंदा पहुंचा। नालंदा में इसने एडमिशन लिया और वहाँ पे 10 साल पढ़ाई करी। इसका जो मेन फोकस था, जैसे मैंने बताया, विनय पिटक, तो इसने उसी पे ज़्यादा फोकस किया, उसी को उसने स्टडी करी, अच्छे से स्टडी करी। उसका फिर ट्रांसलेशन बाद में जाके उसने श्री विजय एम्पायर के अंतर्गत किया था। तो इसका जो मेन फोकस था उन्हीं चीज़ों पे, उन्हीं बुक्स पे अध्ययन करना था। इसने भारत की ज़्यादा पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया। बाकी जो फाहियान वगैरह थे उन्होंने तो काफ़ी कुछ बताया। और अगर हम ताम्रलिप्ति की बात करें तो ताम्रलिप्ति आज बंगाल का है, एक बहुत इंपॉर्टेंट उस समय ट्रेडिंग पॉइंट था, और यानी कि पोर्ट था ताम्रलिप्ति। काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया। इसका जिक्र आपको महाभारत में भी मिलेगा। एक श्रीलंकन क्रॉनिकल्स है, दीपवंश महावंश, इनमें भी इनकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। श्रीलंकन क्रॉनिकल जो दीपवंश और महावंश है, इसमें इनको पाली लैंग्वेज में ही लिखा गया, और इसमें भी इसका जिक्र है। इसके अलावा फाहियान के अकाउंट्स में भी इसका जिक्र है, क्योंकि फाहियान भी जब वापस गया था तो ताम्रलिप्ति से फिर श्रीलंका, श्रीलंका से फिर होते हुए श्री विजय से होते हुए फिर अपने चाइना में चला गया। और इसके अलावा जो CU की है, यानी कि ह्वेनसांग, वो भी ताम्रलिप्ति के बारे में बताता है कि इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट है। और हम अगर उत्तरापथ को देखें तो वो तक्षशिला से स्टार्ट होकर ताम्रलिप्ति पे ही खत्म होता था। इसलिए ताम्रलिप्ति एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, और अक्सर एग्जाम में जो एनिशियंट पोर्ट्स हैं उनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें एक ताम्रलिप्ति भी है जो कि बंगाल वाले रीजन में। आगे हम देखें तो नालंदा के बारे में ये क्या बता रहा है। नालंदा उस समय भी एक इंपॉर्टेंट लर्निंग सेंटर था, लेकिन धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी कम होती जा रही थी। जैसे अगर हम देखें तो जिस समय ह्वेनसांग आया था, तो ह्वेनसांग ने अपने अकाउंट में बताया था कि नालंदा में लगभग 10,000 स्टूडेंट और 1510 यानी कि 1510 टीचर्स रहते हैं। बट जो इत्सिंग है वो बता रहा है कि उनका जो नंबर है सिर्फ 3,000 है, सिर्फ 3,000, यानी कि जो नंबर था स्टूडेंट का कम हो रहा है। दूसरा, उसने बताया था कि भाई जो ह्वेनसांग था कि नालंदा के लिए सिर्फ 100 गाँव का जो रिवेन्यू था वो सपोर्ट करता था, उससे काम चल जाता था और अच्छे से वहाँ पे लोग रहते थे, निःशुल्क रहते थे। बट ये बता रहा है कि 200 गाँव का 200 विलेजेस का जो रिवेन्यू है वो चाहिए। इससे पता चलता है कि वहाँ पे शायद जो मॉन्क्स वगैरह थे अब उतनी सिंपल लाइफ नहीं जीते होंगे जितना पहले जीते थे, अब वो लोग लग्जरी लाइफ जी रहे होंगे। इसके अलावा ये नालंदा के बारे में बताता है कि नालंदा में एक रूटीन था, रूटीन फॉलो किया जाता था, और इसने भी फॉलो किया। वो कहता था सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठना पड़ता था, और 1 घंटे की आवाज़ बजती थी, उसके साथ सबको उठना पड़ता था। फिर आगे जाके मतलब पूरे जो मेन कैंपस था उसमें 10 तालाब बने हुए थे जिसमें सबको नहाना होता था। नहाने के बाद एक 1.5 फीट चौड़ा और 5 फीट लंबा एक कपड़ा पहनना होता था, जिसको शायद धोती बोलते होंगे, वो पहनते थे। और उसके बाद ही सबको फिर कुछ नाश्ता वगैरह मिलता था, सब लोग प्रार्थना वगैरह करते थे। इस तरीके से पूरा रूटीन होता था। तो ये रूटीन सबको फॉलो करना होता था, और हर चीज़ की शिक्षा दी जाती थी। उसके अलावा डिबेट्स भी होती थी, ये सब भी वो वहाँ पे बता रहे। इसके अलावा इसने एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताई है कि वहाँ पे इसने जब ये नालंदा में इसने पेपर का यूज़ देखा। पेपर यानी कि जो आज हम मॉडर्न पेपर देखते हैं वो। तो पेपर की भी जो स्टार्टिंग हुई थी, माना जाता है कि 200 BC में चाइना में स्टार्ट हुई थी, उसके बाद ये अरब रीजन में फैला, उसके भारत में आया। ये पक्का तो नहीं कैसे आया, लेकिन हाँ ये बता रहा है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। कई बार एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट आते हैं कि भाई उसमें कि वहाँ पे पेपर का यूज़ होता था। तो नालंदा में इसने देखा कि वहाँ पे पेपर का यूज़ होता था। तो ये इंपॉर्टेंट इसने नालंदा के बारे में बताया। तो इससे पता चलता है कि धीरे धीरे जो नालंदा था उसकी जो वैल्यू थी वो धीरे धीरे से कम हो रही थी, क्योंकि भारत में ब्राह्मणिज्म दोबारा से रिवाइव कर रहा था, और जो बुद्धिज्म था उसका धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था। तो ये
इंफॉर्मेशन थी इत्सिंग की, और इत्सिंग ने भारत के बारे में जो भी बताया, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, वो मैंने सारा का सारा यहाँ पे बताया। फिर वापस गया था तो वहाँ पे इसकी डेथ हो गई, और उसने लगभग जितने भी यहाँ से मैन्युस्क्रिप्ट ले गया था उसका उसने ट्रांसलेशन किया था। तो ये था आपका इत्सिंग के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।